नमस्कार। अनुवाद विषय पर चर्चा करते हुए अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों पर हम दृष्टि डाल रहे हैं और प्रत्येक क्षेत्र में अनुवाद की स्वीकृति, उसकी प्रासंगिकता, उसकी महत्ता को रेखांकित कर रहे हैं। एक समय था जब अनुवाद को हेय दृष्टि से देखा जाता था, उसे दोयम दर्जे का कार्य माना जाता था और कभी कभी तो अनुवाद को प्रवंचना, छल भी कहा जाता था। लेकिन वर्तमान संदर्भों में हम देख सकते हैं कि बात चाहे साहित्य की हो, चाहे मीडिया की हो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की हो, वित्त वाणिज्य के क्षेत्र की हो, व्यापार और प्रौद्योगिकी, तकनीक, ये तमाम क्षेत्र, शिक्षा दीक्षा, शिक्षण प्रशिक्षण, इन सब क्षेत्रों में जब हम देखें तो हम देख सकते हैं कि अनुवाद ने अपनी एक महत्वपूर्ण जगह, एक स्थान बना लिया है। और अब रचनाकार, व्यापारी, शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ, सभी लोग अनुवाद के माध्यम से अपने ज्ञान विस्तार को विश्व तक फैलाना चाहते हैं। ऐसे ही अनुशासनों में आज बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र और अनुशासन वाणिज्यिक साहित्य के अनुवाद का है। हम जानते हैं कि आज के युग को बाजार का युग भी कहा जाता है। बाजार के केंद्र में उपभोक्ता रहता है और बाजार के केंद्र में धन भी रहता है। इसलिए धनार्जन के लिए, धन के विस्तार के लिए कहीं ना कहीं हमें उपभोक्ता के मनोविज्ञान को, ग्राहक के भाषा मनोविज्ञान को भी समझना होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्य करने वाले, बड़े बड़े वेतन अर्जित करने वाले अधिकारी, कर्मचारी अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाएं, उसकी खरीदारी को, उसके बाजार को कैसे आगे बढ़ाएं, उसका विस्तार कैसे करें, इस चिंतन में निमग्न रहते हैं। इसलिए उपभोक्ता की भाषा के वैशिष्ट्य को वाणिज्यिक साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में समझा जा सकता है, क्योंकि अनुवाद दो भाषाओं पर आधारित होता है। एक, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। इसलिए अनुवादक को दोनों भाषाओं का अधिकार तो चाहिए और इस अधिकार के साथ साथ समाज भाषा मनोविज्ञान की समझ भी चाहिए। विशेष रूप से वाणिज्य के क्षेत्र में इसकी महत्ता, इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है, क्योंकि हमें अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को, अपने उत्पाद को, उसकी बिक्री को बढ़ाना है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के तमाम रास्ते खोजने हैं, संभावनाएं तलाशनी है। इसलिए वाणिज्यिक साहित्य की अनुवाद संबंधी जो शक्तियां हैं और जो सीमाएं हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में हम वाणिज्यिक साहित्य के अनुवाद की भाषा के वैशिष्ट्य को देखते हैं। वाणिज्य किसी भी समृद्ध देश की रीढ़ होता है, बैकबोन। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरी दुनिया में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि समृद्धि में और संपन्नता में भारत अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता था। यहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं। इसकी समृद्धि की सशक्त आधारशिला यहाँ के वाणिज्यिक व्यवहार और व्यापार से ही निर्मित होती थी। वाणिज्य, व्यापार तथा विनिमय के विविध आयामों को और उससे संबद्ध भाषा और उस भाषा की शब्दावली को जब हम देखते हैं
तो हम देख सकते हैं कि भारत के पास अपना एक वाणिज्यिक व्यापारिक भाषा इतिहास भी रहा है। प्राचीन काल से हमारे पास व्यापार की, व्यवसाय की भाषा अपनी रही है। भले ही उसमें जो हम पर शासक रहे, मुगल काल में फारसी, अरबी और अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज़ी, इसका अतिक्रमण हुआ, इसका अत्यधिक प्रयोग बाहुल्य हुआ। लेकिन हमने अपनी भाषाओं में, अपनी भाषा की शब्दावली में व्यापार की शब्दावली तैयार की। हमारी जो महाजनी व्यवस्था है, हमारा जो व्यापारिक विस्तार और क्षेत्र है, अर्थतंत्र की तमाम गतिविधियों का ब्यौरा, इन सब का उल्लेख हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देख सकते हैं। चाणक्य के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उन्होंने जो अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा, जो आज भी दुनिया में बहुत सम्मान के साथ पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उसमें भी हम इस तरह की महाजनी व्यवस्था की शब्दावली को और भाषा को देख सकते हैं। इसी तरह मनुस्मृति में, शुक्र नीति में, ऐसे तमाम हमारे जो स्वर्णिम ग्रंथ रहे, विचार संपदा से जुड़े हुए ग्रंथ रहे, उसमें भी अवधारणात्मक शब्दावली को, कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी को, उसकी प्रचुर मात्रा में प्रयोग और प्रयोग बाहुल्य को हम देख सकते हैं। तो अनेक प्रकार के शब्द हम उसी परंपरा से लेकर आज भी प्रयोग में लाते हैं। सैकड़ों हजारों शब्द हैं उस युग के, उस समय के, जिनको शब्दावली आयोग ने, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने भी स्वीकृति दी है। और व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में उनका सतत प्रयोग हो रहा है। वाणिज्य के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। उनका स्रोत संस्कृत भाषा है, और संस्कृत से, जो कि विश्व की असंख्य भाषाओं की स्रोतस्विनी भाषा है, उससे हमने और दुनिया की अनेक भाषाओं ने अपनी शब्द संपदा को समृद्ध किया है। ऐसे शब्दों में जो संस्कृत से हमने यथावत ग्रहण किए, उसकी सूची बहुत बड़ी है, लेकिन उदाहरण के तौर पर मूल्य, व्यय, धन, अर्थ, चक्रवर्ती, ब्याज, जमा, लाभ, हानि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। कालिक वृद्धि आदि, इनको हम देख सकते हैं। ये वो शब्दावली है जो संस्कृत युग से लगातार हमारी भाषाओं में, हमारे व्यापार तंत्र में प्रयोग में आती रही। मध्यकालीन भारत में मुगल शासन के दौरान शासन की भाषा फारसी बनी, वो है हमारी व्यवस्था थी। परिणामतः वाणिज्य के क्षेत्र में फारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं के शब्द बाहुल्य का प्रचलन देखने को मिलता है। प्रचुर मात्रा में उस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग वित्त वाणिज्य के क्षेत्र में होता रहा है। जैसे मियादी या मियाद, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक सुनिश्चित समय के लिए, जैसे बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसका एक समय होता है, तो वह मियादी निवेश भी होता है। जोखिम शब्द है, नफ़ा शब्द है, दिवाला या दिवालिया शब्द है, नुकसान आदि शब्द है। ये सब शब्द जो हैं उस समय मुगल शासन के दौरान फारसी से, तुर्की से, अरबी से, ये हमारे व्यापार से जुड़ गए और एक टेक्निकल टर्म के रूप में, एक अवधारणात्मक शब्द के रूप में इनका प्रयोग होता रहा। मुगल काल के बाद ब्रिटिश शासनकाल आया और वाणिज्य के क्षेत्र में सैकड़ों शब्द अंग्रेजी भाषा से अवधारणात्मक शब्दावली के रूप में हमारे व्यापार वाणिज्य में प्रविष्ट हो गए, उनका बाहुल्य दिखाई देने लगा। व्यापार वाणिज्य में, क्रय विक्रय में, समस्त व्यावसायिक गतिविधियों में अंग्रेजी के साथ साथ फ्रांसीसी, जर्मनी, रूसी, चीनी आदि भाषाओं के अनेक शब्द भी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रविष्ट हो गए, प्रयोग में आने लगे। यानी इस क्षेत्र में अनुप्रयोग के स्तर पर भाषा में इन भाषाओं के शब्द भी
समाहित हो गए। शेयर बाजारों में, मौद्रिक इकाइयों में, व्यापार विपणन में और आयात निर्यात में, ये जो तमाम क्षेत्र हैं, इनमें एक नई अंतर्राष्ट्रीय भाषा विकसित हुई। इन सभी शब्दों को, उनकी पैठ, उनका समावेश स्थानीय और देसी वाणिज्यिक गतिविधियों में सहज रूप से होने लगा। हम उसे देख भी सकते हैं, इतिहास साक्षी है, बहुत सी सामग्रियां उपलब्ध हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों का संबंध सामान्यतः जन सामान्य से होता है, क्योंकि वित्त वाणिज्य जो है, व्यापार जो है, क्रय विक्रय जो है, आदान प्रदान जो है, वह जन सामान्य से जुड़ा होता है। ग्राहक जो है उससे जुड़ा होता है। लोगों की दिन प्रतिदिन की दैनिक चर्या से उसका संबंध होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा और उसकी शब्दावली जन सामान्य की बोलचाल के निकट होनी चाहिए, ऐसी एक अपेक्षा आवश्यकता भी रहती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो वित्त वाणिज्य की भाषा है उसका संबंध जन सामान्य से बना हुआ है। शब्दावली आयोग ने भी इस तरह के शब्दों का निर्माण करने से पहले इस मनोविज्ञान को सामने रखा है। व्यावसायिक ज़रूरतों ने बाजार के अनेक दबावों में इस शब्दावली और भाषा प्रयुक्तियों को, उसके प्रचलन को जन सामान्य से जोड़कर हमारे समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। यही कारण है कि अनेक पारिभाषिक और तकनीकी शब्द जो इस क्षेत्र में प्रचलित और लोकप्रिय हुए, उन सब का मूल कारण उनका प्रयोग बाहुल्य विशेष रूप से हमारे सामने आया। वह सहज और बोधगम्य भी हैं। इसी कारण वह जन सामान्य को स्वीकृत करने के लिए प्रेरित भी करने लगे। ये पारिभाषिक होकर भी सरल सामान्य प्रतीत होने लगे। जैसे निवेश, अब निवेश शब्द जो है वह अखबार में, रेडियो में, टीवी में बार बार पढ़ने, सुनने, देखने के बाद सामान्य जन सामान्य को भी समझ में आने लगा कि ये इन्वेस्टमेंट है। तेजड़िए, मंदड़िए जैसे शब्द जो शेयर मार्केट से जुड़ गए, लुढ़कना, उछाल, प्रतिभूति, सेंसेक्स, निफ्टी, ये इस तरह के तमाम शब्द वित्त में, वाणिज्य में, बैंक में, बीमा में, शेयर मार्केट में, ये जन सामान्य के शब्द बन गए। व्यवसाय व्यापार में भी जैसे रसीद शब्द है, रिसिप्ट का हिंदी में रसीद, जैसे बिल्टी को हमने एज इट इज़ ले लिया, पावती, ब्याज, छूट, ये शब्द भी अनुवाद के माध्यम से भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग में आने लगे। वाणिज्य क्षेत्र की पारिभाषिक शब्दावली का एक वैशिष्ट्य हमारे सामने उभर कर आया। वाणिज्य में वो जो विशिष्ट क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली अवधारणात्मक शब्दावली है, वह जब प्रयोग में आती है वह एक विशिष्ट अर्थ की द्योतक शब्दावली होती है, और ऐसे शब्दों को उसमें निहित अवधारणा को समझकर ही, उसकी परिभाषा के माध्यम से समझकर या जानकर ही हम उसको, उसकी महत्ता और प्रासंगिकता को समझ पाते हैं। ये पारिभाषिक शब्द संबद्ध विषय के परिचायक भी होते हैं, उसके बोध से जोड़ते हैं। जैसे गणना शब्द है, गणना शब्द का सामान्य अर्थ है गिनना या गिनती करना। इसलिए जब यह सामान्य शब्द गणना किसी उपसर्ग या प्रत्यय आदि से जुड़ जाता है, जैसे इससे पहले यदि जन शब्द उपसर्ग के रूप में लग जाए तो शब्द बन जाता है जनगणना। ये जो जनगणना शब्द है यह सेंसियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक अर्थ विशेष को लेकर क्षेत्र विशेष के लिए इसका प्रयोग होता है। इसलिए अब इसका अर्थ विशिष्ट हो जाता है। यह किसी राज्य या देश की, वहाँ के नागरिकों की गिनती जब की जाती, गणना जब की जाती है, वह एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। उस संख्या का एक प्रयोजन होता है। इसलिए जनसंख्या को हमारे समक्ष उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है वह जनगणना के माध्यम से पूरी होती है। इसलिए पारिभाषिक शब्द
अवधारणा केंद्रित होते हैं, सामान्य शब्दों से भिन्न होते हैं। ये सामान्य शब्दों की तरह व्यापक अर्थों या अनेक अर्थों को लेकर हमारे समक्ष नहीं आते, इसलिए ये बहुअर्थी नहीं होते, एकार्थी होते हैं। वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले सामान्य व्यवहार के शब्द जो जन सामान्य में प्रचलित होते हैं, जैसे बिचौलिया जिसको मीडिएटर कहते हैं, जैसे दलाल जो कमीशन एजेंट होते हैं, लाभ, हानि, ये ऐसे शब्द कोई ना कोई भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसलिए अर्थ विशेष के द्योतक बनकर ही इस अनुशासन में प्रयुक्त होते हैं। इनका वो सामान्य अर्थ कुछ भी हो, लेकिन वाणिज्य में आते ही ये एक विशिष्ट अर्थ, एक विशिष्ट प्रयोजन से जुड़कर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जो मुगल शासन काल था या जो अंग्रेज शासन काल था, उसमें भारत के घरेलू बाजार में, उसकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाजार की शब्दावली हम प्रचुर मात्रा में समाहित होते हुए देख सकते हैं। जैसे लेखा, खाता, हिसाब, इसके लिए अकाउंट शब्द अंग्रेजी में है, तो अकाउंट के लिए हमने लेखा, खाता, हिसाब, ये 3 शब्द बनाए। जैसे बैंक्रप्सी के लिए हमने दिवाला या दिवालिया शब्द। इसी तरह अंग्रेजी का जो बॉन्ड शब्द है उसके लिए हमने बॉन्ड भी लिया एज इट इज, इसी तरह, और बंद पत्र। कैपिटल के लिए पूंजी, डिबेंचर के लिए डिबेंचर ही ले लिया। तो लिप्यंतरण के माध्यम से भी बहुत सी शब्दावली यथावत ली गई। बैंक में, बीमा में, वित्त में, वाणिज्य में ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलेंगे। जैसे चेक को हमने चेक ही कहा, बैंक में जो चेक होता है वो चेक ही है। इसी तरह डेप्ट को हमने कर्ज और ऋण कहा, लेजर को हमने खाता कहा, रेट को हमने दर कहा। किसी भी वस्तु या पदार्थ का रेट तो उसका दर क्या है। इसी तरह रियल इन्वेस्टमेंट को हमने वास्तविक निवेश। ये जो हम शब्दावली बना रहे हैं, ये अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली की जो अवधारणा है उसको केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर हिंदी के शब्दों का निर्माण, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। रिसिप्ट को हमने रसीद कहा, ब्लैंक चेक इसको हमने कोरा चेक कहा। इसी तरह कंजम्पशन को हमने उपभोग या खपत कहा। इसी तरह डेप्रिसिएशन को हमने मूल्यह्रास कहा। मॉर्टगेज को हमने गिरवी रखना या बंधक बनाना, ऐसा शब्द का प्रयोग किया। विड्रॉल, बैंक से पैसा निकालते हैं, विड्रॉल कहते हैं, उसके लिए हमने निकासी कहा। और राइट ऑफ करना किसी को, उसे बट्टे खाते में डालना कहा। तो इस तरह की बृहत स्तर पर, व्यापक स्तर पर अवधारणात्मक या पारिभाषिक शब्दावली, उनके प्रयोग बाहुल्य के कारण क्षेत्र या अनुशासन विशेष की तकनीकी भाषा, उसकी भाषा शैली को हम देख सकते हैं कि वह पैदा होती है, जन्म लेती है और विकसित होती है। इसी कारण इस शब्दावली में एक रूपता होनी चाहिए, उसका मानकीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि अखिल भारतीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जा सके। वाणिज्य क्षेत्र या अनुशासन में उससे संबद्ध प्रत्येक अथवा सभी विभागों में, अनुभागों में फिर एक जैसी शब्दावली, एक जैसी प्रयुक्तियों का प्रयोग रूढ़ हो जाता है। यहीं से सामान्य और अनुशासन विशिष्ट की भाषा का अंतर प्रारंभ होता है। जन सामान्य की भाषा और अनुशासन विशेष की भाषा, उसका अंतर हो जाता है। जैसे कृपया मुझे सूचित करें कि आपको हमारा पत्र मिल गया या नहीं मिला। ये अब सामान्य प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन प्रशासन में या वाणिज्य में यदि इस वाक्य का प्रयोग करना है तो हम कहते हैं कृपया पत्र की पावती भेजें। पावती जो है वो एक्नॉलेजमेंट है। तो वहाँ बहुत संक्षिप्त, बहुत एब्रीज प्रयोग होता है। इस तरह से पावती शब्द जो है वो अंग्रेजी के एक्नॉलेज्ड का हिंदी समतुल्य
निर्मित प्रयुक्त शब्द है, इसका प्रयोग अपेक्षित भी होता है। इसी तरह की शब्दावली का प्रयोग हम प्रशासन में, वित्त में, वाणिज्य में करते भी हैं। तो वाणिज्य, वित्त, व्यापार, उद्योग, उद्यम, व्यवसाय आदि तमाम क्षेत्रों की भाषा के अनुवाद की आवश्यकता, अनिवार्यता, इसको हम समझ सकते हैं। हम इसे जन सामान्य की भाषा में लिखने या बोलने का काम इन अनुशासनों में रहकर नहीं कर पाते, और वो करना भी उचित नहीं है। बहुभाषा भाषी देश या व्यवस्था में हम इसके बिना काम चला भी नहीं सकते। सभी भाषा भाषियों को वाणिज्य की भाषा समझ में आ जाए, उनके लिए बोधगम्य हो, इसीलिए अनुवाद करते हुए वाक्य विन्यास को सरल बनाने पर बल दिया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र की शब्दावली को भी सहज रखने का यथासंभव प्रयास किया जाता है। वाणिज्य की भाषा अनुदित होकर भी साहित्य की भाषा की तरह व्यंजनापरक, बहुअर्थी या द्विअर्थी नहीं हो सकती। वह मुहावरेदार, लोकोक्ति परक या सूक्ति परक वह भी नहीं हो सकती। वह सामान्य भाषा के स्तर की भी नहीं हो सकती। इसीलिए सूचनात्मक होती है, होनी चाहिए, एकार्थी होती है, होनी चाहिए। यह भाषा सभी उपभोक्ताओं के लिए, सभी ग्राहकों के लिए, वितरकों, एजेंटों के लिए प्रयोग में आने वाली भाषा होती है। सबकी समझ में आए, उनका शैक्षिक स्तर, भाषिक स्तर, अक्षरिक ज्ञान कैसा भी हो। पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो टीवी में इस अनुशासन की भाषा अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाती है। जैसे सोना उछला, चांदी लुढ़की, तेल नरम, दालें गरम, प्याज ने रुलाया, रुपया स्थिर, चना टूटा, डॉलर कमज़ोर। ये पत्र पत्रिकाओं में इस तरह की भाषा या मीडिया में इस तरह की भाषा हम देख सकते हैं। वाणिज्य व्यापार की भाषा जब हिंदी में अनुदित होती है तो वाक्य अंग्रेजी की तरह लंबे या बड़े बड़े नहीं होते, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य भाषा की प्रकृति के आधार पर ही हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए। अनुवादक को इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। यह वित्त वाणिज्य के प्रोत्साहन के लिए भी आवश्यक है और अनुवाद के सैद्धांतिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर भी हम चलें तो वहाँ इसकी आवश्यकता रहती है। इसलिए वाणिज्यिक साहित्य की सामग्री और भाषा पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम कह सकते हैं कि साहित्य की सामग्री का प्रयोग व्यावसायिक गतिविधियों में होता है। इसके प्रयोक्ता ग्राहक, वितरक, एजेंट, विक्रेता, बैंक, बीमा, विज्ञापन, परिवहन, प्रबंधन और प्रशासन आदि क्षेत्रों में होते हैं। इस तरह यह सामग्री भी अनेक प्रकार की होती है, जिसमें शब्द, शब्दावली, पत्र, फॉर्म, प्रचार सामग्री, विज्ञापन सामग्री, मैनुअल, गारंटी कार्ड या रसीदें, कैश मेमो, मोहरें, साइन बोर्ड, नियम, शर्तें, पत्र, अनुबंध पत्र, छूट पत्र आदि ये सब शामिल रहते हैं। वाणिज्यिक साहित्य की सामग्री को हम जिन रूपों में मोटे तौर पर, स्थूल तौर पर देखते हैं, उनमें ग्राहक या उपभोक्ता संबंधी सामग्री होती है, वितरक, दुकानदार या विक्रेता संबंधी सामग्री होती है, फ्रेंचाइजी संबंधी सामग्री भी होती है, प्रशासनिक गतिविधियों, क्रय विक्रय के पत्राचार, प्रचार सामग्री को भी हम इसी के अंतर्गत देखते हैं। इस सब के साथ साथ विज्ञापन हेतु होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, इश्तेहार, स्कीम, परिचायक सामग्री, हैंडबिल, ब्रोशर, रेडियो टीवी में प्रचार हेतु दी जाने वाली सामग्री, उनकी स्क्रिप्ट, इन सब को, उनकी भाषा को हम विशिष्ट भाषा के रूप में देखते हैं। इसलिए अनुदित भाषा के रूप में हम जब भाषा के निर्धारण करते हैं तो अनुशासन विशेष की अपेक्षा को, समाज मनोविज्ञान को, भाषा मनोविज्ञान को, उपभोक्ता मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दावली का चयन करते हैं और यथासंभव बोधगम्यता, सहजता, सरलता और व्यापार और व्यवसाय की प्रोन्नति के तमाम अवसर, इनको केंद्र में रखकर हम अनुवाद करते हैं। तो मित्रों, विशिष्ट भाषा के संदर्भ में हमने वाणिज्यिक साहित्य के अनुवाद को सामने रखते हुए चर्चा की और इस चर्चा को
यहीं विराम देते हैं। आशा है आप इस विषय को बोधगम्य कर पाए होंगे। इसके बाद फिर हम नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।